टिक करने जैसे पहले दिए ना प्रैक्टिस पेपर्स वैसे। यस सर। वैसा टाइप का, वो तो मैं अपने लेवल पे कंडक्ट कराऊंगा ना इसलिए। ओके चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। 11th को भी AITS की प्रैक्टिस टेस्ट है। हाँ वो तो है ही सही, ये मेरे अपने लेवल पर हो जाएगा, तो 2 टेस्ट हो जाएंगे AITS के पहले, तो शायद एक्चुअल तो अच्छा ही जाएगा, फिर तो मैं आइडिया लग जाएगा कि हमें किस लेवल तक की स्टडी करनी है इन 2 वीक्स में। बस इसी कारण, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें जितना पढ़ रहे हैं वो कम का मतलब उतना ही सफिशिएंट रहेगा कि कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, या कैसा लेवल ऑफ पेपर होता है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं, इस कारण हम देखने वाले हैं। ऑलराइट चलो, तो हमने पिछली बार कुछ कुछ पॉइंट्स देखे थे इफ यू रिमेम्बर, जिसमें से पॉइंट्स थे हमारे इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस fx into gx, fx upon gx, fx minus gx, इन पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो पहले तो। ठीक है, सभी को ये पॉइंट्स याद रह जाएंगे ना, स्पेशली ये वाले जब दोनों हमारे डिसकंटिन्यूअस थे, दोनों या दोनों नॉन डिफरेंशिएबल थे, तो fx plus gx, fx minus gx may or may not be continuous and discontinuous, बट अगर एक अगर कंटिन्यूअस हो गया तो दूसरे को पक्का है कि डिसकंटिन्यूअस होना पड़ेगा, ये हमने पॉइंट देखा था। ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट रुकना हम। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। आवाज आ रही ना सबको? यस सर। ओके यस सर। इफ या रुको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये एक पॉइंट है एनसीईआरटी में भी गिवन है, ऑल द polynomials trigo, inverse trigo, log, exponential are continuous always in their domain। ये एनसीईआरटी में एक पॉइंट भी दिया हुआ है ये वाला। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आता है सबको? ये बताओ सभी को। Yes, ऑल sir. द पॉलिनोमियल्स, Yes, sir. ट्रिगो फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं उसके डोमेन में, ठीक है। हालांकि अगर अपन पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शंस तो हमेशा ही होते हैं ना कंटिन्यूअस, यस और नो? यस सर। यस सर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर। वो तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, डोमेन लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इनका डोमेन तो क्या होता है बेसिकली आर ही होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो वो तो हमेशा ही हो जाएंगे। और इन जनरल ट्रिगो फंक्शन में भी जैसे 10x तो सर कहाँ होता है कंटिन्यूअस? होता है क्योंकि हम डोमेन में बात कर रहे हैं, तो फिर हम π/2, 3π/2, -π/2 इन सब पे चेक ही नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट इस पॉइंट पे? ये याद रखना, एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ ऐसा प्रॉपर्टी है, याद रहेगा। और अगर याद रहेगा Yes, तो sir. नेक्स्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं, continuity of a composite function if fx is continuous function
and gx is also a continuous function, then f of gx and g of fx will also continuous at same time. कंटिन्यूटी ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन, याद रखना एफ एक्स अगर हमारा कंटिन्यूस है, जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो फॉग की बात करो या जी ऑफ एफ एक्स की बात करो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होंगे एट द सेम टाइम. ठीक है, याद रखना. एट एक्स इक्वल्स टू ए बात कर रहे हैं अपन किसी भी पॉइंट पे, या अगर हमेशा बात कर रहे हैं दोनों के लिए तो हमेशा के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. किसी को कोई डाउट? ये दोनों पॉइंट्स कल दिखाना रह गए थे, एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे ये, याद रख लोगे? बोलो जल्दी. यस सर. चलो ठीक है. कल हमने जैसे एक कॉम्पोजिट फंक्शन पे एक आध दो क्वेश्चन करे थे. मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, बस थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गुड सीईटी. ये क्वेश्चन गुड सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेंस भी लिख सकते हैं. फाइंड द सर पॉइंट. हाँ बेटा बोलो. सर वो लास्ट तक ऑल्सो कंटिन्यूस एट सेम टाइम के नीचे एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? बेटा एट एक्स इक्वल्स टू ए मतलब अगर हम पूरे इंटरवल में बोल रहे हैं कंटिन्यूस है एफ एक्स और जी एक्स, तो फॉग और गॉफ दोनों होंगे, या हाँ. किसी एक पॉइंट पे बोल रहे हैं दोनों कंटिन्यूस है तो फॉग और गॉफ भी होंगे. ओके ओके. किसी एक पॉइंट के लिए भी वैलिड है और हमेशा के लिए भी अगर हम बात करते हैं तो हमेशा के लिए भी वैलिड हो जाएगा, क्योंकि फिर तो सभी पॉइंट्स आ जाएंगे. ओके, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx is equal to y is equal to 1 upon u square plus u minus 2, where u is equal to 1 upon x minus 1. ये ट्राई करो. सर वो एफ ऑफ यू है एक्स. नहीं नहीं नहीं, वो है एफ ऑफ एक्स ही. ये जो u लिखा है वो u यहाँ पे दे दिया ना मैंने तुमसे एफ एक्स का पूछा है, एफ ऑफ यू की कंटिन्यूटी नहीं पूछी है, याद रखना. मैंने किसकी पूछी है? एफ एक्स की पूछी है, और इसी तरीके से लिख के दिया हुआ है. करो आप ट्राई. कैसे करोगे? गुड सीईटी और मेंस या बोर्ड्स में भी आ सकता है. ठीक है, कुछ हद तक देखा जाता है कॉम्पोजिट टाइप का, ये जो हमने कल के दिन करे थे क्वेश्चन. सर सेकंड पॉइंट एक बार और बार समझा सकते हो? अरे सेकंड में कुछ भी नहीं है. एफ एक्स कंटिन्यूस, जी एक्स कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूस. फंक्शन एग्जाम्पल दो क्या, कोई से भी ले लो, तो ओवरऑल भी तो होगा ही होगा ना. हाँ सर. कहा जा रहा है कुछ उसमें है नहीं कुछ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया वो एनसीईआरटी का पार्ट. ओके, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है. ठीक है, अब मुझे बताओ एफ एक्स की बतानी है. यू यहाँ पे ये पूरा फंक्शन रखा जाएगा, तो मुझे बताओ जहां पे, पहले तो इधर देखते हैं, ये वाला जो फंक्शन है किन किन पॉइंट्स पे डिफाइंड नहीं है, और ये वाला भी डायरेक्ट दिख रहा है. क्या x इक्वल टू 1 कभी भी हम रख सकते हैं फंक्शन में? पहले तो ये वाला बता दो. नो सर. नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें 1 नहीं रखा जा सकता तो हम u के रिस्पेक्ट में x को 1 नहीं रख सकते, तो y भी उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा कुछ भी हमें. तो वी कांट कीप x इक्वल टू 1. तो एक तो डीसी ऐसे ही मिल गया. और बताओ क्या ये वहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा? जरूरी नहीं है. अल्टीमेटली हमें यहाँ पे देखना है ना कि जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, दैट पॉइंट्स विल बी व्हाट? पॉइंट ऑफ डीसी. ये u की टर्म में आएगा, अपन x की टर्म में निकाल लेंगे. फिर कितना आ रहा है u? फैक्टर बन रहा है इसके u प्लस 2 और u माइनस 1, तो 1 और माइनस 2 आ गया, और 1 और माइनस 2 आ गया, तो व्हाट वाज u? 1 अपॉन x माइनस 1. एक बार 1 से इक्वेट कर दो और एक बार माइनस 2 से इक्वेट कर दो, तो x किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर. और इधर से x किसके बराबर आ रहा है?
हाफ के बराबर, हाफ की नहीं, कितना आ रहा है? वही आ रहा है, हाफ के बराबर आ रहा है। और ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा तो x किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3 पॉइंट्स मेरे डिसकंटिन्यूटी के होंगे यहाँ पे? यस सर। इजी है, पर बोर्ड्स में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, या गुड सीटी या मेंस में भी आ सकता है। इन टाइप के क्वेश्चन कंपोजिट के फॉर्म में ही है, बट इस तरीके से अलग अलग लिख दिया। ये यू की टर्म में दिया और यू को अलग से हमने डिफाइन कर दिया। और फिर डीसी पूछे एफ एक्स के, तो जहां पे यही वैल्यू 0 बन रही है, तुम रखने के बाद भी डिनोमिनेटर को 0 रखोगे, तो ये डायरेक्ट ही पहले ही देख लो 0 किस किस पे आ रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंगली एक्स निकाल दो, क्योंकि हमें एक्स पॉइंट चाहिए। एक और चीज, x जब u को यहाँ रखूंगा भी तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो भी मेरा डीसी वाला पॉइंट होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। और इन 3 पॉइंट्स को हम क्यों लेंगे? क्योंकि इसके आसपास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बस इन पॉइंट्स पे नहीं कर रहा है। जब हम ग्राफ बनाएंगे पूरे इंटरवल में -∞ टू इंफिनिटी, तो इन 3 पॉइंट्स पे हाथ उठेगा, ठीक है। और अगर इनिट्स डोमेन बात करते हैं, इनिट्स डोमेन तो कंटिन्यूस एवरीवेयर ही हो जाता, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे फिर तो हमारे। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ सुब्रमण्यम, तुम्हारा डाउट देख लेते हैं, कौन से साल में पूछा गया था ये? मेंस 2020 का ही है, यस पिछले सर। साल का। मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है जो सुब्रमण्यम ने पूछा है। मैं एज इट इज लिखता हूँ, देखो लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों को मिक्सड अप किया गया है। लेट GIF ऑफ t डिनोट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू t, ये तो तुम्हें भी पता है, यही होता है GIF। एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into 4/x का GIF is equal to a, then function fx is equal to x square sin pi x is discontinuous. When x is equal to, x क्या होगा? ये क्वेश्चन है। Let t denotes GIF of t less than equal to t and limit x tending to 0 x into GIF of 4/x is equal to a, then the function x square का GIF sin pi x is discontinuous when x is equal to. ओके, कैसे होगा बोलो? ऑप्शंस भी दे देता हूँ। पहला है a+1, दूसरा है a+5, तीसरा है, सभी ट्राई करोगे अभी, ठीक है। मैं तुम्हें 3 मिनट दूंगा। एक्चुअल जेई मेन में कैसा क्वेश्चन आया है कंटिन्यूटी, प्योर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पे, वो है ये क्वेश्चन। और कर सकते हो, टफ नहीं है। बेसिक फंडामेंटल से चलना, जो पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग क्रैक करना, ओरली करने की कोशिश मत करना, ठीक है। कर रहे हो सब ट्राई? 2-3 मिनट, 228 तक का मैं देता हूँ, 225 हो रहा है, सभी ट्राई करो। सर थर्ड ऑप्शन में 21 है। हाँ, a+21 होल अंडर रूट। सर फर्स्ट ऑप्शन।
हाँ क्या आ रहा है आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, एक आंसर तो आ गया। इसको पता है इन टाइप के क्वेश्चन है तुम ऑड वन आउट से भी कर सकते हो, मतलब ऐसे ही एक ट्रायल वर्जन के लिए ऑड वन आउट से करना बहुत आसान है। सुब्रमण्यम तुम्हें दिखे 4 ऑप्शन में ऑड वन आउट कौन सा होगा? पहले तो चलो अपन ये लिमिट सॉल्व करते हैं। नहीं, एक्स तो बाकी दिन होल स्क्वायर बन रहे, बाकी सब टीचर है और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन 0 बन रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन। चलो देख लेते हैं। ये मैंने लिमिट की वैल्यू को उठा लिया। ए क्या है पहले तो भाई ये निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू जी आई एफ ऑफ 4/x। ये है हमारा पार्ट, ठीक है। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से। याद है जब भी जी आई एफ एंड ऑल इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे व्हाट? सैंडविच थ्योरम। किसी को याद आया? ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ा था और ये मैंने बताया भी था। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कुछ कह रहे हैं? एक प्रॉपर्टी होती है जीआईएफ की कि वो वैल्यू x और x-1 के बीच में ही होती है, और ये तो दिया भी था क्वेश्चन में। देखो ये दिया जीआईएफ ऑफ टी है तो लेस देन इक्वल टू टी, और ऑब्वियसली x-1 से तो बड़ा ही होता है। ये हो गया। तो 4/x का जीआईएफ कहां से कहां जाएगा? 4/x-1। याद आ रहा है सबको ये पार्ट? ये हो गया। अब अपन तीनों में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? x मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 प्लस लोगे तो साइन चेंज नहीं होगी, 0 माइनस लोगे तो उल्टे हो जाएंगे, पूरी रिवर्स हो जाएगी इनइक्वालिटी, बट फिर भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये x। अब तीनों में लिमिट ले लो, x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इससे कितना आ रहा है? 4। इससे भी कितना आ रहा है? 4 माइनस एक्स, और x टेंडिंग टू 0 है तो 4, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये भी कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, इसी टाइप का क्वेश्चन x इंटू जी आई एफ ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन 2 साल पहले जेई मेन में आ चुका है। मतलब 2018 में इसके ऊपर एक लंबा सा सीरीज मैंने दिया भी था तुम्हें क्लास में क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे जी आई एफ दिए थे अलग अलग, और मैंने शायद उस समय तुम्हें एक लॉजिक भी बताया था। इन टाइप के क्वेश्चन में आंसर डायरेक्ट कैसे बोल सकते हो? जी आई एफ हटा के जो आंसर आएगा डेट विल बी द आंसर। याद आया किसी को? मान लो जी आई एफ है ही नहीं, मान लो जी आई एफ है ही नहीं, तो वैल्यू कितनी आ रही है फिर? 4 आ रही है। देख लो 4 ही आंसर आया। याद रख सकते हो ये पॉइंट? पहले तो ये बताओ सभी बच्चे। जीआईएफ को x माइनस फ्रैक्शन नहीं लिख सकते? ज्यादा ही बिल्कुल उससे भी कर सकते हो, पर अल्टीमेटली आंसर 4 ही आएगा। मुझे जनरली जीआईएफ आसान लगता है इसलिए मैंने बोलिया, क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी पता है, वहां 0 से 1 के बीच में जाएगा, बस यही रहेगा। जनरली हम फ्रैक्शनल को जीआईएफ में बदल लेते हैं क्योंकि जीआईएफ फिर भी कंफर्ट रहता है अपना, उसमें हम फील कर लेते हैं इसलिए। और अगर फ्रैक्शनल में करना है तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, फिर वहां से फंक्शन बनाओ, अल्टीमेटली सैंडविच थ्योरम के थ्रू 4 ही आएगा। एनी डाउट एनी वन यू कैन आस्क। नहीं पड़ेगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट एनी वन? पता नो सर। चलो तो मेरे ख्याल से ये तो सबको समझ में आ गया कि ए की वैल्यू को कैसे निकाला, और सैंडविच थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है 11th क्लास में, क्योंकि एंड किस में? तुम्हारे जेई में एंड कुछ सीईटी के लिए भी। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक जो x इंटू साइन 1/x देखा था अपन ने, वो तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था जो कल हमने डिस्कस करा था कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टीज के वक्त। वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत करेंगे अपन उसके ऊपर तो खैर बहुत सारे क्वेश्चन, जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मैं पिकअप करूंगा तब, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 4 आ गया। अब a इक्वल टू 4 आ गया तो ये चारों ऑप्शन कैसे बन गए जरा बताओ? √5, √9। क्या है, कब हटा के देखना है? अरे ऐसे सर, ये दिया 5 क्या आंसर आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ इन टाइप के क्वेश्चन में। क्योंकि देखो ना ये वाला पार्ट क्या चल रहा है, जीएफ हटा के ही चल रहा है ना बेटा, एक हाँ, तरफ सर। वाला, और ये दोनों वैल्यू सेम आती ही है। ये तो स्टैंडर्ड सैंडविच थ्योरम का एग्जांपल है, तो इसी से निकाल लो ना एक ही तरफ से, जब दूसरे से भी सेम ही आना है तो। इसलिए मैंने कहा या तो दोनों तरफ लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, सर। तो मेरे पास ऑप्शन है √5, 3, 5 और 2। अगर मुझे आगे कुछ नहीं आता, बस इतना आता, और वो भी कैसे कि जीआईएफ दिमाग नहीं लगाता, कैंसिल कर देता, तो अगर मुझे तुक्का लगाना पड़ता तो मैं ऑड वन आउट के अकॉर्डिंगली कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट लगाता। सिर्फ 5 सेकंड बचे मेरे पास। सर फर्स्ट ही, क्योंकि और सब इंटीजर बन, सिर्फ फर्स्ट ही 0 बने। बस अगर तुम ध्यान से देखोगे इन तीनों पे तो 3 इंटीजर दिख रहे हैं और एक इर्रेशनल दिख रहा है। तो ऑड वन आउट के थ्रू जाऊंगा तो मुझे लग सकता है कि √5 शायद डिसकंटिन्यूअस होगा,
यस और नो बताओ। मे बी अपना भी चेक करेंगे। ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब सिर्फ 5 सेकंड तुम्हारे पास बचे हो, आंसर पर टिक करना है। एक आज अभी पूरे पेपर में तुमने कोई भी तुक्का नहीं मारा, एक तुम रिस्क लेना चाहते हो 5 सेकंड में ताकि पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, तो मैं √5 लगाता। मैं बस ये बता रहा हूँ तुम्हें ये टेक्निक नहीं सीखनी है, याद रखना इसमें बहुत नेगेटिव होता है। ये तो बाय चांस अगर अपन को लगाना ही है या नो नेगेटिव मार्किंग में, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो वो तो खैर ऐसे ही मैंने बताया। अब ये आया कैसे, क्या आंसर कैसे बना ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें ये फंक्शन डिकोड करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। GIF ऑफ x2, ये भी GIF था, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए थे ना, GIF sin pi x fx इज इक्वल टू x² के बाहर GIF है, और एक ये भी होता है, ये दोनों में फर्क है, याद रखना। ठीक है, ये हो गया sin pi x, ये आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओरली करोगे तो गलतियां होती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख के करोगे कुछ गलती नहीं होगी। शिंदे जी बेटा ध्यान से सुनना, शिंदे सुन रहे हो? हाँ सर। तो अपन किस पे चेक करें, पहले इंटीजर पे चेक करके देखे, कोई भी इंटीजर बोलो मुझे जो तुम्हें पसंद, ऊपर वाले ले ले कोई सा, 3 ले ले, 3, ये 3 ले लेते पहले अपन, ये 3 के अकॉर्डिंग जैसे ही 5 के लिए भी होगा 2 के लिए भी होने वाला है। x = 3 पे बात करते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले f(3) निकालोगे। f(3) क्या होता है? ये होता है, ये होता है ना सुब्रोनिल? यस सर। sin n pi कितना होता है हमेशा? व्हाट इज sin n pi? सर 0। sin cos 2n pi, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है, 1 और माइनस मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड 3 वैल्यूज है जो बहुत ज्यादा बोर्ड और गुड सीईटी और मेंस में यूज होती है। तो बेटा इतना तो एटलीस्ट सब याद रख लेना, तुमसे रिक्वेस्ट है। इवन और ऑड में +1 और -1 और sin n pi 0, ऐसे ही tan n pi भी 0 होता है। ठीक है, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये 0 आ गया। अब अपन बात करते 3+ पे। 3+ पे क्या होगा, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब 3+ h होगा वो बेसिकली, और उसका होल स्क्वायर होगा और GIF होगा, और 3+h यहाँ पे भी रखोगे, ये रख लिया। अब 3+h देखा जाए तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा ना, यस सर। तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, तो उसका तो GIF 9 ही होगा। 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 9 पॉइंट समथिंग। इधर आते हैं, ये कितना बन रहा है? 3 pi + pi h। sin 3 pi + थीटा क्या होता है? -sin थीटा, -1। थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। और h क्या है मेरा? टेंडिंग टू, h क्या है मेरा? टेंडिंग टू 0। तो ये टेंडिंग टू 0 में ये तो मेरा 0 ही हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। समझ में आया सुब्रोनिल? यस सर। शिंदे जी समझ आया? ऐसे बोर्ड में लिखने पड़ेंगे स्टेप। हाँ सर। ठीक है, अब 3- की बात कर रहा हूं मैं, LHL की बात कर रहा हूं, क्योंकि तीनों चेक करते हैं। ये f(a) है, f(a) है, ठीक है, तीनों बराबर होने चाहिए। तो f(3 - h) हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा sin of pi of 3 - h, तो ये बन जाएगा sin 3 pi - pi h। और ये 3 - h का स्क्वायर है, तो क्या ये कुछ 8.9999 होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। ये होता तो 9 होता, 3 से थोड़ा सा कम है, तो 8.99 मान लो, उसका GIF बनेगा 8 sin ऑड मल्टीपल ऑफ पाई - थीटा प्लस sin थीटा होता है, ये आ गया। और अगर h टेंडिंग टू 0 है, तो ये अंदर वाला 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, sin 0 0 होता है। क्या तीनों वैल्यू बराबर आ रही है? ये हमने पूरा बोर्ड अप्रोच करा, ये बोर्ड मेथड है। ठीक है, ऐसे तो ओरली भी तुम कर सकते हो ये स्टेप्स को, जितनी भी स्टेप्स हैं, बट बोर्ड में कैसे लिखते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो LHL = RHL = f(3) at x = 3, और वैल्यू कितनी है तीनों की? फाइनाइट होके 0 है, तो अपन बोलेंगे लिमिट, यहाँ फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस at x = 3। सिमिलरली तुम 2 और 5 पे भी देख लोगे ना, कि वो मैं बताऊं, for x = 2, 5। अब मुद्दे की बात ये है कि सर √5 पे क्यों नहीं आया, अब वो देख लेते हैं। ऑब्वियसली अब तो एलिमिनेशन मेथड से जाऊंगा, तो अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पक्का उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, तो अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए ना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली चेक करते हैं नाउ।
check at x equals to √5। अब हम चेक करेंगे √5 पे, ठीक है। √5 पे कैसे चेक करोगे? बिल्कुल सेम वैसे ही लिखो। f ऑफ √5 कितना होगा? f ऑफ √5 GIF of 5 यहाँ पे मैं पूरा फंक्शन लिखता हूँ, x² का GIF। ये याद रखना, बोर्ड्स में ऐसे ही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वरना काट देते हैं वो इनमें। f ऑफ √5 निकालेंगे पहले अपन। तो f ऑफ √5 कितना है? √5 का स्क्वायर GIF साइन ऑफ √5 पाई। ओ, ये तो चलो 5 आ गया। साइन √5 पाई तो मुझे भी नहीं पता वैल्यू, तुम्हें पता है क्या? कुछ होती होगी मे बी, आई ऑल्सो डोंट नो। पता है क्या? इसकी वैल्यू तो 0 नहीं बोल दोगे ना बेटा। ये n क्या होता है यहाँ पे? नो सर, इसमें n क्या होता है? n होता है, इंटीजर होता है। ये याद रखना सब, वरना एनसीईआरटी पढ़ो ट्रिगो की, ट्रिगो इक्वेशंस की। तो इसकी वैल्यू कुछ होगी, रख लेते भाई, पता नहीं, जो भी वैल्यू होगी। देखते हैं अब बाकी की वैल्यूज भी इसी के बराबर आ रही है क्या। तो √5 से थोड़ा सा आगे गए अपन, RHL की बात कर रहे हैं। आगे मतलब कितना आगे? √5 प्लस h जितना आगे का स्क्वायर √5 प्लस h टाइम्स ऑफ पाई। √5 प्लस h का होल स्क्वायर मतलब इसकी जब h नहीं होता, h बहुत छोटा है, h नहीं था तो 5 हो रहा था, थोड़ा सा ऐड करके करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 00 समथिंग। यस सर, ये हो जाएगा √5 पाई प्लस पाई h, ये हो गया। तो ये h टेंडिंग टू 0 है, तो ये तो साइन √5 पाई हो जाएगा, फिर से h टेंडिंग टू 0 है ना, और ये 5 हो जाएगा। अरे सर यहाँ पे भी सेम आ रही है वैल्यू, कोई बात नहीं। अब अपन देखते हैं आखिरी चीज, और वो क्या है? तो 4 into 5 LH। तो अब √5 माइनस पे चेक करेंगे, √5 माइनस h लिखेंगे कि h पॉजिटिव वाला होता है, फिर याद रखना, वरना h को भी नेगेटिव कर दोगे तो फिर से प्लस हो जाएगा वो। ये स्क्वायर अंदर ही है, और फिर उसका GIF लेना है, √5 माइनस h टाइम्स ऑफ पाई। तो ये तो साइन √5 पाई आ रहा है, h टेंडिंग टू 0 है ना। अब ये अगर √5 होता तो 5 आता, 5 का GIF 5, पर ये √5 से थोड़ा सा कम है, तो वैल्यू भी 5 से थोड़ी सी कम होगी ना, और उसका GIF Yes, लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 साइन √5 पाई। तो क्या समझ में आया इससे कि ये वैल्यू RHL के बराबर है बट नॉट इक्वल टू LHL। तीनों बराबर है क्या? नहीं है, तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। इतना डिटेल में मैंने बता दिया सुब्रोनिल, बस इसी रीजन से, ताकि तुम्हें बोर्ड में भी लिखना आ जाए, ठीक है। यस अब मैं लिखना नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा ना ओरली करो, जैसे तुमने तो खैर बहुत सारा ने बोल ही दिया था कि सर ये तो 4.99 का 4 होगा, तुरंत क्लिक करो, ओरली करो, ये कर सकते हो इसमें अगर स्पीड मिल जाती है तो। फिर बोर्ड्स में कैसे लिखना ये बता दिया, और ये सर? एक्चुअल जी मेन का क्वेश्चन था। यहाँ पे हाँ जी, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहा तुक्का क्या? कैसे लगाना है? नहीं वो नहीं बताऊंगा वापस। है, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहा था हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो रहा था। सर। वो बहुत 3 इंटीजर्स हो गए थे ना, तो वैसे ही तीनों पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने यही कहा कि अगर 3 इंटीजर है और एक नॉन इंटीजर है, तो अगर अपन ऑड वन आउट से जाएंगे शिंदे जी, तो वो √5 है। हाँ सर। तो याद मत रखना तुम शिंदे जी, मुझे पता है तुम्हें वही चीज याद रह जाएगी, मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर बोलोगे सर सब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और बोर्ड में तो लिख ही मत देना, सब्जेक्टिव में भी गलती से भी S3R इंटीजर 1 इज नॉन इंटीजर, देयरफॉर नॉन इंटीजर विल बी द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, ऐसा मत लिखना। कई बार GIF में तो इंटीजर ही होता है मेरा, याद है कि नहीं? GIF में तो जनरली इंटीजर पॉइंट्स पे ही हमें मिलती है डिसकंटिन्यूटी, बट यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो गया। ओके, चल सभी को समझ में आ गया ये मेंस 2020 का क्वेश्चन? तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं, जवाब दो। यस सर। ठीक है। Yes. एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। सोएब, आर यू देयर? सोएब, सोएब, आर यू देयर? एक ही नहीं, उसने एक बोर्ड का गुजरात बोर्ड का एक क्वेश्चन पूछा था टेक्स्ट बुक का, है कि नहीं शोएब? नहीं है, उसी का ही डाउट था। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ जल्दी से। कितनी छुट्टी मारते हैं यार बच्चे, समझ ही नहीं आता, कितनी बार बोलते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। कोई भी क्लास मिस मत करा करो, ये टॉपिक तो ऐसा है मैं सभी को बता दूं,
ये टॉपिक ऐसा है जो तुम अपने लेवल पे कभी भी नहीं समझ सकते हो। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ऐसा टॉपिक है, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या कर क्या रहे, सॉल्यूशन देख के भी नहीं आता है। और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे हैं। अब मैं एक एनसीईआरटी बेस, गुड सीईटी बेस, गुजरात बोर्ड बेस क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी दक्ष, लिख लिया? हाँ सर। find the values of a and b such that the function defined by fx is equal to 5 ax plus b 21 if x less than equal to 2, if x lying between 2 to 10, if x greater than or equal to 10। ये दे दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएंगे या गुड सीईटी में आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड गुड सीईटी ओरिएंटेड। क्या बोल रहे हो ही? Find value of a and b when it is continuous. ये सर आरडीआर में भी दिया। हाँ तो ये आरडी, एनसीईआरटी, गुड सीईटी सब एक ही है रे। ये दिया हुआ है, ठीक है। सबसे इजीएस्ट, मतलब 10वीं बच्चे भी समझ सकता है। ये तो ऐसा है, अगर उसको एक बार पता चल जाए कंटिन्यूस का मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं। तब कैसे करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया मतलब देयरफॉर कंटिन्यूस एवरीवेयर, यस और नो? एवरीवेयर, बस कंटिन्यूस फंक्शन बोला ना, और कुछ दिया नहीं तो कंटिन्यूस एवरीवेयर बोलेंगे। या इन इट्स डोमेन, जो लेना है वो ले लो, डोमेन तो यहाँ आ रही है। तो अगर सब जगह कंटिन्यूस है तो क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ जहां पे भी होगा ये कंटिन्यूस। क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करो सर 2 और 10। बस 2 और 10 ही है मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स, यस और नो, जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। क्योंकि ना तो मॉड है, ना तो जीआईएफ है, ना तो फ्रैक्शनल है, ना तो सिग्नम है, ना तो लॉग या कुछ भी नहीं है ऐसा। तो 2 and 10 विल बी आर क्रिटिकल पॉइंट्स। और उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी क्या होगा फंक्शन, बोलो? अगर कंटिन्यूस एवरीवेयर बोला है तो इन पे भी कंटिन्यूस है। बस क्वेश्चन खत्म। लिखते कैसे बता देता हूँ, वही ऐसे ही लिखना है पूरा। f(2) प्लस, अगर कंटिन्यूस है तो क्या ये तीनों बराबर होंगे? Yes sir. और सबसे अच्छी बात है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं है मेरे, मतलब लिमिट भी, मतलब क्या लगाओगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे तो कोई भी 0/0 है, इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है। तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। f(2) 5, इक्वालिटी है ना, 2 पे भी 5 वैल्यू, 2 प्लस 2 से थोड़ा सा आगे गए तो x प्लस भी मिलेगा ना, और उसमें जब 2 रखूंगा तो 2a प्लस भी आएगा ना, बोलो जल्दी। 2 प्लस h एक्सटेंडिंग टू 0 मतलब 2a प्लस b होता है, वो तुम लिख लेना बोर्ड एग्जाम में। 2 प्लस करके फिर 2 प्लस h एक्सटेंडिंग टू 0 फिर 2a प्लस b आ जाएगा। तीसरा बताओ 2 माइनस कितना है, वो भी 5 है। 2 के पहले x लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 और 2 के पहले में 5 एग्जिस्ट करता है। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 के आगे ये एग्जिस्ट करता है। तो 2a प्लस b 5 के बराबर हो गया, यस और नो? Yes sir. यस। एक और पॉइंट कौन सा आएगा, f(10) प्लस f(10) माइनस। तो अब f(10) कितना है, किस पे इक्वालिटी है, 21। 10 के आगे भी वही है, 21 ही है, ये देखो 10 और 10 के आगे 21 है। 10 के पीछे LHL, यहाँ पे 10 रखूंगा तो 10a प्लस b होगा, यस और नो? जवाब दो। Yes. प्लस b मेरा 21 आ गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये 1। क्या 1 और 2 सॉल्व करके a और b निकलेगा? सर a आ रहा है 17/8 और b आ रहा है 3/4। 3/4। एक बार चेक कर लो, यही आ रहा है सर equal to 2 equal to 1। क्या बोला? equal to 2 equal to 1। अच्छा ये वैल्यू है, अरे राम, सर 2 और 1 ही आ रहे हैं। Yes sir, 2 or 1. तो ये क्या वैल्यू करके बताऊं, क्या सॉल्व कैसे करते हैं दो इक्वेशन? सर 2 और 1 आ रहा है। क्या 2 और 1 आ रहे, a is equals to 2 और b is equals to 1। 2 और 1 हाँ यही लिखा है ना जो मैंने लिखा है। यस ये सर। ठीक है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये तो वैल्यू करेक्ट निकालो यार चलो खैर, ये हो गया, 2 और 1 आ गया। तो सभी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस तो कर लोगे ना,
मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है मतलब। बट वही अगर अपन जेई पॉइंट ऑफ व्यू जाओ तो कल अपन ने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़े थे, वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू आता है। ठीक है, ये गुड सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। लिख लोगे ना अपनी लैंग्वेज में भी पूरा कंप्लीट, ताकि पूरे मार्क्स मिले। 3 मार्क का गुजरात बोर्ड में आएगा और 4 मार्क का, 2 से 4 मार्क का सीबीएसई में आएगा। आगे बढ़े अब, ये तो हो Yes, गए sir. थोड़े बहुत क्वेश्चन। Yes, sir. अब अपन आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर थोड़ा सा जूम आउट कीजिए प्लीज। कुंज लिख रहे हो ना, समझ आ रहा है कि नहीं कुंज? हो गया। कुंज यस सर। हाँ पढ़ रहे हो ना कि नहीं पढ़ रहे हो कुंज? हाँ सर। हाँ सीरियस रहना, अब अपन को लूज नहीं होना है, ठीक है? चल तो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कुछ एक आध दो टाइप जैसे आर डी शर्मा में भी गिवन है, मुझे कुछ बच्चों ने बताया था, जैसे हर्ष राजवानी, आर यू देयर? हर्ष राजवानी, यस सर। तुम जो पूछे थे ना वो अब इसमें आने वाला है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में। ठीक है, ये आखिरी पार्ट है अपना कंटिन्यूटी का। फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे और फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कंबाइंड ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। ऐसा है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी पहला टाइप ये है। ठीक है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी अपन देख रहे हैं। तो रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कैसे होते हैं, जहां पे एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस तो इक्वल है और फाइनाइट भी है, इक्वल के साथ साथ बराबर भी है। ठीक है, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब Yes, sir. क्या इस टाइप का एग्जाम्पल बन सकता है? एफ ऑफ ए पे या तो वैल्यू दूसरी हो जाए या एग्जिस्ट ही नहीं करे, पर एलएचएल आरएचएल तो एग्जिस्ट कर रहा है और बराबर है, वो फाइनाइट है। तो बोलो इसी टाइप को बोलेंगे ना रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Yes, sir. रिमूवेबल होना पड़ा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी एब्सर्ड डाउट पूछते हैं, सर रिमूवेबल नाम क्यों पड़ा, हमें तो वो जानना है बस। तो उसका मेरा क्या फील कहता है वो मैं बताता हूँ। रिमूवेबल इसलिए कहा क्योंकि हम इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एलएचएल आरएचएल तो फंक्शन से फिक्स्ड हो गया, बस उस पॉइंट पे ही वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है ना, अलग है, नॉट इक्वल टू है, तो उस पॉइंट पे वैल्यू सेम रख सकते हैं हम। तो उससे पूरा फंक्शन बदलना नहीं पड़ेगा, बस उस पॉइंट पे वो सेम वैल्यू रख दो, डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी। शायद इस कारण रिमूवेबल वर्ड रखा गया होगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दो ग्राफ बनाया अपन ने। ठीक है, जो एग्जांपल देखा उसी के अकॉर्डिंगली। पहला मिसिंग पॉइंट, ये भी बॉडी सजेस्ट कर रहा है। कौन सा ग्राफ होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला होगा? कर मिसिंग पॉइंट ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ डीसी। बताओ कौन सा एग्जांपल होगा इसमें? सेकंड वाला, सेकंड एग्जांपल। उस पॉइंट पे मिसिंग है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है फंक्शन की। ऐसे और भी एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल x अपॉन में x, याद है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, सिर्फ इतना है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्स कैंसिल करते तो 1 आता है, बट 0 अपॉन 0 को अपन कैंसिल मैथ्स में कभी नहीं करते हैं, याद रखना। पूरा मतलब ब्रह्मांड बदल जाएगा, सब इधर उधर हो जाएगा अगर तुमने 0 0 कैंसिल कर दिया तो। 0 0 डिफाइंड ही नहीं होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डोमेन में भी नहीं है। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। कैंसिल करके जब 1 लिख रहे हो तो तुम मान रहे हो एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन 0 कैंसिल नहीं होता है। ये दिख गया? तो तुम देख सकते हो एट एक्स इक्वल्स टू 0 अगर हम बात करें तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 और एफ ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। एनी डाउट? इजी है बहुत। नेक्स्ट, मिसिंग पॉइंट हो गया, तो दूसरा क्या होगा? एज द दैट ग्राफ सजेस्ट, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बोलो समझ आ गया? ये वर्ड से समझ में आ रहा है कि नहीं?
आइसोलेटेड टाइप। अब आइसोलेटेड टाइप बताऊं तो एक इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं अपन। हाँ, ये लेंगे मॉड ऑफ सिग्नम एक्स। मॉड लगाना जरूरी है वरना तो एलएचएल आरएचएल भी अलग हो जाएगा। एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे बात कर रही है, हमेशा लिखना पड़ेगा। रिमूवेबल के अंदर ही है। हाँ, ये ए और बी लिखा ना बेटा, ए बी आइसोलेटेड है, मतलब उस पॉइंट पे कोई और वैल्यू बन गई फंक्शन की। जैसे इधर देखो x इक्वल टू ए पे कुछ और ही वैल्यू हो गई, यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मिसिंग था। अब सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसा होता है सबको पता है, और अगर मॉड लगा दूं तो 0 पे तो 0 ही होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। बोलो ऐसे ही होगा ना ग्राफ। तो आगे और पीछे तो 1 है बट उस पॉइंट पे 0 है। f ऑफ 0 0, f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस की वैल्यू 1 है। मॉड ऑफ सिग्नम एक्स। मॉड नहीं लगाएंगे तो LHL की -1 हो जाती है ना वैल्यू 0 पर। चल समझ में आ गया हम। वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ये 2 टाइप हो गए हमारे। सर रिमूव कैसे करेंगे डिसकंटिन्यू? अरे रिमूव का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे उस तरीके से। वैसे कोई पूछेगा नहीं हाउ टू रिमूव, वो तो बस नाम दिया गया है उसको। रिमूव कैसे कर सकते हैं, इस फंक्शन को x नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन कर दो और 0 के लिए अलग से डिफाइन कर दो। राजवर्धन याद है कल तुमने जो पूछा था x इंटू साइन 1/x, याद है? उस वाले में मैंने क्या करा था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था, 0 पे अलग से मैंने डिफाइन कर दिया था और वो नॉट इक्वल टू 0 के लिए लिख दिया था। तो वही एग्जांपल जो तुमने मुझे क्लिक करवाया, मैंने उसको एग्जैक्ट बना दिया। जो तुमने बोला उसमें गड़बड़ थी। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे कोई नहीं पूछेगा हाउ टू रिमूव, ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है, फिर भी मैंने समझा दिया तुम्हें कैसा। चलो, तो आइसोलेटेड पॉइंट हो गया और मिसिंग पॉइंट ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसके 2 टाइप थे। तो अब रिमूवेबल के अलावा और क्या बन सकता है दूसरा? इररिमूवेबल। रिमूवेबल जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, और वो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। ये 2 टाइप के ही होते हैं, इसको डायरेक्ट ही मैं समझा देता हूँ। अब फाइनाइट टाइप ऑफ इररिमूवेबल। इररिमूवेबल बताओ क्या होगा? एफ ऑफ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी जहां पे एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस। हालांकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू ही रहेगी, फाइनाइट वैल्यू ही रहेगी, पर दोनों बराबर होंगे क्या? बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। जैसे कि सिग्नम एक्स, एग्जाम्पल अगर देखना हो तो सिग्नम एक्स, LHL RHL की वैल्यू अलग अलग है और फाइनाइट है, एक -1 और एक 1, बस ये। तो एफ ऑफ ए का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं पैदा करते हैं। बस ये कि दोनों की वैल्यू फाइनाइट रहनी चाहिए। तो दूसरा टाइप क्या होगा बोलो? इनफाइनाइट टाइप ऑफ इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसका अपन क्या लेंगे एग्जांपल, इनफाइनाइट टाइप ऑफ इररिमूवेबल टाइप ऑफ कोई भी एटलीस्ट 1/x एटलीस्ट वन ऑफ LHL ऑब्लिक RHL की वैल्यू क्या बन जाए? डज नॉट एग्जिस्ट, या वही टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए। इंफिनिटी को अपन डिसकंटिन्यूटी में लेते हैं, अगर किसी की वैल्यू इंफिनिटी आई, नॉट डिफाइंड आई, तो अपन वैसे ही लेते हैं। इस टाइप का अगर बन जाए तो हम बोलेंगे। एनी डाउट टिल हियर? नो सर। नो सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो तुम ले सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ही ले लो। दोनों ही वैसे यहाँ पे तो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहे हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब छोटी मोटी सी टर्मिनोलॉजी है। थोड़ा सा अगर तुम हाई लेवल का मैथ्स पढ़ोगे तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन है जो कैलकुलस में यूज होती है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में। तो बस लिख लो नाम। एक होता है जंप। जंप होता है RHL वैल्यू माइनस LHL वैल्यू। RHL माइनस LHL वैल्यू को हम कहते हैं जंप। ठीक है, और दूसरा सेल्टस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेल्टस? डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू among LHL, RHL और F ऑफ ए। उन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और
सबसे छोटी वैल्यू होगी उनका जो सब्ट्रैक्शन होगा उसको कहते हैं सेल्टस। और जंप का मतलब होता है, जंप बेसिकली लिमिट में यूज होता है, जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है ना, तो कितना जंप हुआ, मतलब एलएचएल जो भी था, आरएचएल जो भी था, कितना एलएचएल से आरएचएल में चेंज आया, जंप कितना हुआ, उसके लिए जंप वर्ड यूज करते हैं। और सेल्टस, आई डोंट नो सेल्टस नाम क्यों पड़ा, अब मेरे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी माइनस इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सब्ट्रैक्ट कर देना। बोलो क्या डाउट है इन दोनों टर्मिनोलॉजी? एलएचएल और आरएचएल इंफिनिटी हुआ तो बेटा हम फाइनाइट में बात करेंगे ना, जंप वहां पे इनफाइनाइट जंप बोल देना फिर। नहीं, दोनों इनफाइनाइट हुए तो फिर जंप इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो। नहीं बेटा, जंप जब भी हम करते हैं प्रैक्टिकली सोचो, जंप की हम बात करते तो कुछ फाइनाइट जंप की बात करेंगे ना। किसी ने छलांग मारी, ऐसी छलांग मारी तो वो छलांग ही मारते जा रहा है, मतलब उसका पैर ही नहीं आया कभी। समझ आया शिंदे? हाँ सर। की बात नहीं करेंगे अपन, बी प्रैक्टिकल अ बिट। चलो तो ये हो गया अपना टाइप। तो किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब तुमने क्या पूछा था बेटा हर्ष राजवानी, जब तुम आरडी कर रहे थे तो क्या आया था उसमें वर्ड? हर्ष सर वो डिसकंटिन्यूटी को रीडिफाइन करने का कोई वर्ड आया था, यानी रिमूव कैसे करते हैं वही पूछा। वही मतलब रिमूवेबल टाइप हो, तो समझ आ गया ना अब? हाँ सर। रिमूवेबल, इरिमूवेबल। अब एक और तरीके से कोई कोई किताब वाले ना डिफाइन करते हैं, मतलब कैटेगराइज करते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को। अब कुछ अलग टाइप से जो किताबें करती है मैं वो भी बता देता हूँ। एक होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अलग अलग किताब वालों ने अलग अलग डिवीजन करे हुए हैं, तो अपन ये टाइप का भी डिवीजन पढ़ते हैं। ये खत्म हो गया अब, ठीक है। ये तो एक टाइप का अपन ने डिवीजन करा था। अब एक और तरीके से डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को डिवाइड करा जाता है। नाम है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या है पहले तो वो समझा देता हूँ। कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, कौन टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आएंगे? एक तो रिमूवेबल वाले आ जाएंगे, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले सब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड के होते हैं। और दूसरा फाइनाइट टाइप ऑफ इररिमूवेबल टाइप, मतलब जब कभी भी हमारी वैल्यूज क्या है, बोलो जब कभी भी हमारी वैल्यूज क्या है, फाइनाइट वैल्यूज आ रही है और डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट में, तो उसको किस में रखा गया? डिसकंटिन्यूटी ऑफ, बोलो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में रखा गया। और एक और टाइप रहता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो अब सेकंड काइंड में क्या आएगा, खुद ही सोच के बताओ लॉजिकली, इजी है। इनफाइनाइट वाले, इनफाइनाइट टाइप ऑफ इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ डीसी, ये वाला इनफाइनाइट टाइप ऑफ इररिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और एक और इसके अंदर आ जाता है, मतलब ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ, वो भी इसी में ही कैटेगराइज रखा गया है, ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या वर्ड हमने पहले कभी देखा है किसी एक एग्जांपल में? शायद तुमने देखा है, जैसे कि ये वाला sin 1/x। जब हम बात करेंगे एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये वाला हो गया। भले ही 0 पे अलग से 0 डिफाइन कर दो, पर LHL RHL तो यहाँ पे ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी ना। ऑसिलेटिंग मतलब कोई वैल्यू बता नहीं सकता है, साइन इन्फिनिटी उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जब साइन के अंदर इनपुट इन्फिनिटी पे टेंड होगा, नो वन कैन से वैल्यू क्या होगी, नो वन कैन से, बस इतना कह सकते हो कि -1 to 1 के बीच में होगी। इसलिए इन टाइप के क्वेश्चन में हम क्या लगाते थे? सैंडविच थ्योरम। क्या लगाते थे? बोलो सैंडविच थ्योरम, ठीक है। ऐसा लिखो fx, या ऐसा भी लिख सकता हूँ fx अलग अलग करके, ये लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे जनरली 0। ये भी ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि LHL RHL की वैल्यू f ऑफ 0 तो 0 ही है, वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे LHL RHL कितना होगा, उसके लिए ये फंक्शन उठाओगे, 0 के आगे और 0 के पीछे। ऑसिलेटिंग टाइप हो रही है वैल्यू उसकी, टाइप वैल्यू। अब ऑसिलेटिंग टाइप को भी अपन टीसी में ही लेंगे डिसकंटिन्यूटी में, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते ना क्या है, तो बराबर का तो सवाल ही नहीं उठता कि वो 0 के बराबर होगी, कुछ भी हो सकती है, तो उसको भी अपन डीसी में लेते हैं।
तो ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी इसी में आता है, और एक इनफाइनाइट टाइप ऑफ इररिमूवेबल टाइप ऑफ डीसी। ये होते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड से भी याद रखोगे ना, इस टाइप से डिवीजन होता है। ठीक है, पहले हमने कौन कौन से देखे बताओ, रिमूवेबल और इररिमूवेबल, और फिर उसके बाद कौन से देखें, discontinuity of first kind, discontinuity of second kind. Any doubt, anyone, you can ask. सर इसको हम ग्राफ से भी नहीं बता सकते वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, कैसे बताओगे इसका ग्राफ? जब तुम देखोगे ना तो देखना, उसको और जूम करना, उसकी वो जो होता है ना ग्राफ, ऐसे यूं यूं ऑसिलेट बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से ऑसिलेट होगा जैसे ही तुम जीरो के नियर बाय आओगे। वैल्यू देखो ना कैसी हो रही है, देखना है ग्राफ कैसा होता है, नेट पे लगाओ देखना हो तो। वैसे तो वो भी नहीं बता पाएंगे एग्जैक्ट। तो स्क्रीन दिख रही है ना, ये देखो। यस सर। अब तुम देख लो कोई सा भी ग्राफ, जैसे ये ले लो sin 1/x का ग्राफ, देख लो, नो वन कैन से, वो इतना तेजी से ऑसिलेट हो रहा है, इतना तेजी से। इसका तो वो डिजिटल वे में तुम देखोगे तो और मजा आएगा तुम्हें, जब इसका ग्राफ देखोगे तो बहुत जल्दी। और फिर बहुत स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ना 1/x, जैसी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फ्रैक्शनल हो रही है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज होती जाएगी, फिर तो ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। ठीक है, ये होता है ग्राफ। ऐसे डिजिटल वाला नहीं, वरना डिजिटल वाला भी तुम्हें मिल जाएगा नेट पे देखोगे तो। ठीक है, देख लेना बताओ। चलो खैर, अपन हम वापस आते हैं, ये हमारे टाइप्स खत्म हो गए। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, हमने हाँ बोलो, हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा था क्या? किसी की तो आवाज आई थी। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। कैन वी? यस सर। ऑल राइट, तो ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। हमने बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस देख लिए कैसे करने हैं, हमने मेंस के भी देख लिए, हमने कुछ थ्योरी पढ़ी मेंस बोर्ड्स के लिए एज वेल एज फॉर आईआईटी आल्सो। अब हम कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूटी पे। ठीक ठाक मतलब मिक्स्ड अप करूंगा ट्रिगो को, कुछ अच्छे ट्रिगो के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को कंटिन्यूटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूरा ट्रिगो रिवाइज हो जाएगा, ट्रिगो के सीरीज बेस्ड क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे इस एक क्वेश्चन से ही। तुम्हें fx इज इक्वल टू cosec 2x प्लस cosec 2 square x प्लस cosec 2 cube x प्लस n टर्म्स तक है, n टर्म्स तक है। x is going from 0 to π/2, x हमारा 0 से π/2 के बीच में है, ये हो गया। उसके बाद g of x मेरा fx plus cot of 2 raised to nx, cot of 2 raised to nx, ये मेरा gx हो गया। ठीक है, अब also h of x आता है मेरे पास, cos of gx प्लस secant x की पावर में cosec x for x greater than 0 and for x equal to 0 वैल्यू p है, ऐसा दिया हुआ है hx। अब तुम बोलोगे सर LHL तो आपने बताया नहीं, 0 से कम में क्या हो रहा है, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं फाइंड p। क्या निकालना है तुम्हें, ये p निकालना है। इफ fx is continuous from right, अगर राइट से फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या होगी? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, जरा बताएगा कोई? कोई भी फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस है तो 0 पे a प्लस चल मेरा f ऑफ a के बराबर होगा और फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या p निकाल के दे सकते हो मुझे इस क्वेश्चन में? तुम सभी ट्राई करना चाहते हो एक बार? p निकालने के लिए ये देखना पड़ेगा, और उसके लिए gx निकालना पड़ेगा, और gx निकालने के लिए fx निकालना पड़ेगा, और fx निकालने के लिए fx को डिकोड करना पड़ेगा। समझ में आया कैसा चल रहा है क्वेश्चन?
p Yes. निकालना है तो gx निकालो, gx निकालना है तो fx को डिकोड करो, और अगर fx को डिकोड करना है तो तुम्हें आना चाहिए थोड़ा बहुत ट्रिगो, और ट्रिगो के फॉर्मूले चार्ट में मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखा है जो यहाँ यूज होने वाला है। एक अटेम्प्ट बनता है तुम्हारी तरफ से, देखे किसको कितना याद है, फॉर्मूले याद। जल्दी से बताओ, फिर मेरे को आज डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर देनी है। बेसिक डिफरेंशियबिलिटी मैं बता दूंगा तो तुम बोर्ड लेवल का तो डिफरेंशियबिलिटी खुद ही खत्म कर दोगे फिर, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन करेंगे आईआईटी और जेई मेन के, जहाँ पे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के मिक्स होते हैं, और फिर मैं आखिरी में लूंगा डिफरेंशिएशन बोर्ड्स के लिए। जेई में तो प्योर डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन नहीं आता है, आता है तो बहुत ईजी आता है, ठीक है। हम बोर्ड्स लेवल पे डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे उसके बाद, और फिर फंक्शन फॉर्मिंग वाले भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक तो ये भी है थोड़ा बड़ा, और आखिरी में रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसी 2 थ्योरम आने वाली है इस टॉपिक में। सर एच ऑफ एक्स कंटिन्यूस फ्रॉम राइट है कि एफ ऑफ एक्स? अरे यार लिख लो उसको, एच एच एच, ओके। और ये मैंने यहाँ पे भी एच लिखना है, ठीक है। वो गलती से मैंने एफ लिख दिया, एक्चुअली एच लिखना था, एच में ही तो डिवीजन हो रहा है। हो रहा है सॉल्व एफ एक्स? Yes, sir, वो cortex minus cot 2. हाँ, एक तो cot x minus cot 2 raised to n minus x होगा तो gx cot x हो जाएगा और x दो फॉर्मूले थे शायद, मैंने जो तुम्हें बहुत सारी शीट दी था ना, लिमिट और वो डिफरेंशिएशन की कुछ शीट दी थी, उसमें भी शायद ये यूज हुआ है। एक तो ये वाला था, याद है, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा, याद है? इस पे तो क्वेश्चन भी देखा था हमने। Yes, sir. लेकिन नहीं, वो शीट्स में मैंने दिया हुआ है। दूसरा, cosec 2x इज इक्वल टू cot x माइनस cot 2x, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। अगर तुम्हें पूरी सीरीज 10 में ऐसी बढ़ते जा रही है 2 की पावर एन ऑल, तो 10 वाला लगेगा, यहाँ cosec में बढ़ते जा रहा है तो cosec वाला लगेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बस अप्लाई करके देखते हैं। अब तो कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन में, पहले मैं एफ एक्स पूरा लिख देता हूँ। Therefore एफ एक्स था हमारा cosec 2x, cosec 2 square x, cosec 2 cube x up to n टर्म्स, मतलब cosec 2 raised to 1 थी फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 2 raised to 2, तो nth टर्म में cosec 2 raised to n आ जाएगा। nth टर्म भी तो लिखेंगे ना, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, तो मैं x तो दिया हुआ है खैर 0 से π/2, वो तो खैर ठीक है। चलो कन्वर्ट करो, ये रहा ऊपर फॉर्मूला, cosec 2x ही दिया हुआ है। अगर यहाँ cosec x होता, याद रखना यहाँ cosec x होता, तो यहाँ क्या आता, cot x x/2 आता।
वो थोड़ा सा ध्यान से लगाना, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इन दोनों फॉर्मूले में, उलझ जाते हैं, ठीक है। पर याद तो करना पड़ेगा। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते सर हैं, फिर पी तो तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर P2R Yes, पी sir. की 2. वैल्यू, सर 2 आ गई। पी की वैल्यू है 2, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो सही जवाब अपन फटाफट देख लेते हैं, cot x माइनस cot 2x, पहला लिखा। दूसरा क्या बनेगा, यही एंगल है मेरा, 2 स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा cot 2x माइनस cot 2 स्क्वायर x, एंड सो ऑन, चलता जाएगा। आखिरी बताओ, cot 2 रेज टू n माइनस 1x माइनस cot 2 रेज टू nx, उसी वे में आगे बढ़ा। तो क्या कुछ कैंसलेशन हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है। अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म तो एंडिंग में से लास्ट टर्म। cot x माइनस cot 2 रेज टू nx, ये मेरा fx है जो घुमा फिरा के लंबी सी सीरीज दी थी, बस डरने की जरूरत नहीं थी। मतलब इसमें ट्रिगो, स्पेशल सीरीज, सीक्वेंस सीरीज सब कुछ इंसर्ट करा जा सकता है इस चैप्टर में, वो करा जाता है इन मेंस एंड आईआईटी, ठीक है। चलो खैर ये हो गया। तो किसी को कोई डाउट एफएक्स में? और यहाँ ऑलरेडी प्लस दिया हुआ है cot 2 रेज टू nx, तो gx क्या हो जाएगा? बोलो gx क्या हो जाएगा? बोलो। cot x, gx मेरा cot x हो गया। अब gx cot x आ गया तो क्या hx निकाल सकते हो? अब तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो 1 to infinity बन रहा है, तो वो e के फॉर्म में लिखेंगे तो e raised to 0 प्लस hx इज इक्वल टू cos x की पावर में cot x एंड secant x की पावर में cosec x, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 में p। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हाँ? मैं तो बस ये अभी एक आधी बता रहा हूँ, बाकी तो तुम्हें वो पूरे स्पेशल सीरीज, ट्रिगो के स्पेशल सीरीज को रिवाइज कर लेना जो मैंने 11th में बताए थे क्वेश्चंस कुछ, वो तुम कर लोगे अच्छे क्वेश्चंस, या सिंगेज से देख लेना, तो तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस भी फिर और अच्छे बन जाएंगे। चलो तो कौन सा फॉर्म है जरा देखो जीरो पे। अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस वाली हम बात करते हैं तो cos x रेज टू cot x प्लस secant x रेज टू cosec x, ये हो गया। तो 0 प्लस से बात कर रहे हैं और ये वैल्यू p के बराबर आएगी, f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू p। तो 1 रेज टू इंफिनिटी और ये भी 1 रेज टू इंफिनिटी है, तो दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं 1 रेज टू इंफिनिटी को? e रेज टू fx माइनस 1 gx. cot x, और इधर e रेज टू fx माइनस 1 इंटू cosec x। कई बार हमने अब तो क्वेश्चन कर चुके हैं इन पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर लिखो नीचे लिखो कहीं भी लिख लो लिमिट को। तो ये हो गया। तो कितना आ रहा है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? इजी है मेरे ख्याल से अब तो ये x टेंडिंग टू 0 cos बाय साइन, ओके कितना हो रहा है cos x इंटू cos x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, वैसे करो या इसको अंदर ले जाओ ना, cos बाय साइन लिख दो, ये हो जाएगा cos बाय साइन। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स अपॉन में साइन एक्स, यही आ रहा है। यस और क्या करेंगे इसमें, इधर बताओ। ये 1 बाय कॉस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और इधर साइन एक्स हो गया। बोलो क्या करें, बोलो जल्दी, कैसे करेंगे? सर लिमिट ऊपर, मतलब लिमिट को स्प्लिट कर दें। हाँ लिमिट को तो स्प्लिट कर देंगे, वो लिमिट तो लिख दो, वो तो क्या है, वैल्यू बताओ फिर सर कैसे ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करके बाद में कर सकते हैं, मतलब साइन x बाई x 1 हो जाएगा, तो और बाद में एक और बार x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 x/1/x/2 आएगा, तो x टेंडिंग टू 0 है तो 0 हो जाएगा। हाँ जी वो कर लो, या लॉपिटल लगा दिया मैंने तो। इधर दूसरे में बताओ, cos x sin x, cos x का करूंगा तो sin x मतलब sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x,
और sin x के करूंगा तो cos x हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x। लॉपिटल लगाया क्योंकि दोनों में पावर 0/0 फॉर्म की चल रही है और ऊपर 1 का 0 cos x का माइनस प्लस sin x आ जाएगा, ये आ गया। तो जब x अब रखो x टेंडिंग टू 0, दोनों में रखो, कितना आ रही है पावर? x टेंडिंग टू 0 में ये तो पावर 0 हो जाएगी, cos 0 तो 1 हो जाएगा, और ये भी वही आ रहा है, तो 1 + 1 = 2। और भी कर सकते हो, मैंने लॉपिटल लगा दिया, इतना दिमाग नहीं लगाया। सभी को समझ में आया? शिंदे जी समझ में आया आखिरी में लॉपिटल कैसे लगा? आता है ना डिवीजन का, वो डिफरेंशिएशन करना। हाँ सर। cos x का माइनस sin x होता है, sin x का cos x होता है, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है पता होगा तुम्हें, एक का करो दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का करो पहला एज इट इज, और फिर x टेंडिंग टू 0 रख दिया। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला वगैरह एक्सपांशन या जो लगाना है तुम लगाओ, आंसर तो आ ही जाएगा। लिमिट हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना ये मेरा आंसर है =P। और इसी के साथ ही हम अभी के लिए कंटिन्यूटी को खत्म करते हैं, क्योंकि अब हमारी जो भी प्रैक्टिस होगी वो डिफरेंशिएबिलिटी के बाद होगी, कंबाइंड प्रैक्टिस होगी। मतलब किसी को कोई भी डाउट? कंटिन्यूटी के हमारे 3-4 लेक्चर्स हो गए, लिमिट भी पढ़ लिया है। क्या अब तुम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने लायक हो चुके हो? समझ आ जाएगा। बाकी तुम अब अपने लेवल पे क्वेश्चंस करो सॉल्व, PYQ भी करो सॉल्व। मैं कह रहा हूँ मॉड्यूल और PYQ तो एटलीस्ट करते रहो तुम। ठीक है, तुम्हारे पास सभी के पास किताबें एंड ऑल है, जो डाउट आए वो बिंदास पूछो, पर खत्म करो अब चैप्टर्स को साथ में लेते हुए। और साइड बाय साइड AITS आ रहा है तो उसके लिए तैयारी करना। कल के दिन तुम्हें AITS के लिए तैयारी करनी है ताकि परसों प्रैक्टिस पेपर में स्कोर अच्छा आए। डिफरेंशिएबिलिटी, LHD एंड RHD पढ़ा है कुछ LHD RHD के बारे में पहले, या कुछ सुना है ना? सब सीख गए बना के। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल याद है? फर्स्ट प्रिंसिपल सभी को फर्स्ट प्रिंसिपल याद है? 11th में पढ़ा था। प्रूफ sin x का cos x कैसे होता है, x² का 2x कैसे होता है। तो NCERT ने फर्स्ट प्रिंसिपल दिया था, या यूजिंग डेफिनेशन, याद है किसी को? यही फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली RHD होता है। क्या होता है बेटा? RHD होता है। पर तुम्हें शायद पता होगा कि अपन हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या कोई भी मुझे mod x का डेरिवेटिव बता सकता है एट x = 0? नहीं बता सकता है। GI(x) का बता सकते हो? नहीं बता सकते हो इन जनरल। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पे निकालो तो बात अलग है। तो क्या हर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है हर पॉइंट पे? ये तो मैंने एग्जांपल से बता दिया तुम्हें। सिग्नम x ले लो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें जो हम देखने भी वाले हैं। तो डिफरेंशिएबल कब कर सकते हैं हम फंक्शन को? किसी भी एक पॉइंट पे। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, हम कब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट से x = a? तो वो कैसे डिफाइंड होता है वो देख लेते हैं। फंक्शन is said to be differentiable at x = a। हम a पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं? किसी फंक्शन को हमेशा पॉइंट पे बात करते हैं अपन, किसी एक पॉइंट पे। जैसे tan x का डेरिवेटिव कर सकते हो क्या तुम सब जगह? अगर मैं पूछता हूँ x = π/2, तो कोई भी बता सकता है मुझे tan x का डेरिवेटिव कितना होता है x = π/2 पे? नो वन कैन से, क्योंकि π/2 पे तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अरे बेटा फंक्शन ही नहीं है किसी पॉइंट पर, तो डेरिवेटिव किसका करोगे? ठीक है, हमेशा एट जरूरी होता है। इसीलिए तुम देखना, जब तुमने अगर फॉर्मूले पढ़े हैं डेरिवेटिव के किसी अच्छी बुक के, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है d/dx ऑफ tan x होता है sec² x। बट पता है साइड में क्या लिखते थे? x not equal to nπ + π/2। ये देखना, ये लिखा हुआ रहता है, क्योंकि हम tan x को हर जगह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। समझ आया सबको? समझ आया कि नहीं सबको? तो हम वही पता कर रहे हैं आप बेसिकली, कि हम फंक्शन को कब कब डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे एंड ऑल। कंडीशन है LHD = RHD = फाइनाइट वैल्यू। मतलब LHD और RHD जब बराबर आ जाए और वो बराबर वाली वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू है, इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए, तब अपन बोलेंगे उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है?
उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब ये LHD RHD क्या होता है, अब तुम ये पूछोगे। तो LHD RHD को अगर तुम्हें फिर से समझना हो, वैसे तो मैंने 11th में सर? बताया था। बोलो शिंदे जी। फर्स्ट प्रिंसिपल का आपने क्या कहा? बेटा जो बचपन में पढ़ा था ना 11वीं कक्षा में फर्स्ट प्रिंसिपल, वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो RHD होता था। मैं बताने वाला हूँ क्या हाँ होता है सर। RHD। ठीक है, मतलब पिछले बार तो तुम्हें बस प्रूफ बता दिया था कि कैसे आया, तो वो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से आया। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिकली वो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। वो क्या होता है, और ये LHD RHD इक्वल टू जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होता है, वो मैं समझाता हूँ। पिछले साल जैसे समझाया था, कोई भी एक ये फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है, हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है, और एक ये दूसरा पॉइंट नियर बाय ले रहे हैं। क्यों भाई नियर बाय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जनरली स्लोप से रिलेटेड होता है ना, यस और नो। स्लोप dy by dx, फर्स्ट टाइम तुमने तब पढ़ा था फिजिक्स में, शायद सबसे पहले स्लोप निकालते थे, या एक लाइन का स्लोप फिक्स होता था, तो स्लोप ही बेसिकली dy by dx होता है, और dy by dx को अपन डेरिवेटिव कहते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। यस और नो, यस और Yes. नो। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन में तो तुम कोई भी डेरिवेटिव कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1 कर दिया तो dy by dx आ गया 2, ये तो फिक्स्ड हो गया, ये तो तुम्हें आता है, स्लोप देख के डायरेक्ट बोल दोगे। बट अगर कोई कर्व आ गया तो कर्व में स्लोप कैसे निकालते हैं, तो अपन बहुत नियर बाय वाले पॉइंट्स लेंगे। क्या बोला मैंने, बहुत नियर बाय वाले पॉइंट्स। जैसे कि अगर ये मैं बोल दूं ये x पॉइंट है, ये x इक्वल टू एक्स पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू, बोलो कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू c वाला पॉइंट है। ठीक है, कोई भी एक मैंने पॉइंट ले लिया दूसरा, ये बहुत क्लोज है, मतलब x इज नियरली इक्वल टू c। मैंने बताया तुम्हें ब्रॉडली है समझाने के लिए बस, पर ये दोनों पॉइंट्स क्या है, बहुत नियर बाय है। a पॉइंट किस पे टेंड हो रहा है मेरा, b पे टेंड हो रहा है। तो अगर कर्व में भी बहुत नियर बाय वाले पॉइंट लेंगे तो उसको लाइन मान सकते हैं, बहुत नियर बाय क्लोजेस्ट पॉइंट मान सकते हैं अपन। तो अगर अपन उसको लाइन मान सकते हैं तो लाइन का स्लोप निकालना आता है कि नहीं, लाइन का स्लोप निकालना आता है कि नहीं। अगर इसको लाइन ही ट्रीट कर लो, कर्व नहीं है, Yes, sir. तो यही थीटा होता था अपना, tan थीटा, जिसको अपन dy by dx बोलते थे, या उसी को अब अपन f डैश x बोलेंगे। कैसे लिखोगे बताओ, क्या होता था स्लोप, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, c कॉमा f ऑफ c, c, और जो आउटपुट आएगा इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स में x की जगह रख के, वो c रख के वो f ऑफ c हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या माना मैंने, x ही मान लिया, इस पॉइंट को मैंने x कॉमा f ऑफ x मान लिया। तो स्लोप क्या होता है बताओ, y2 माइनस y1 अपॉन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बहुत नियर बाय, भले कर्व है पर फिर भी वो स्ट्रेट लाइन अजम हम कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। और एक कंडीशन लगी है बस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c। क्या लिखोगे बोलो, f ऑफ x माइनस f ऑफ c, या f ऑफ c माइनस f ऑफ x, कुछ भी लिख लो, अपॉन में x माइनस c। ये आएगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यस सर। नियर बाय वाला पॉइंट ऐसा हो गया। और इसी में जब सर? हम, हाँ बेटा बोलो, LSD इज इक्वल टू RSD इज इक्वल टू DA बाई DX नहीं अपने होना चाहिए है, अरे वो फाइनाइट वैल्यू लिखा है, वो तो जो भी आए f डैश a होता है वो, अगर अपन x इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं तो। अरे ये वैल्यू जो आएगी इसकी 4 आई, 4 आया स्लोप, तो वो 4 है, फाइनाइट है ना, वो 4 लिखा है। ठीक है, जो हाँ, वैल्यू आएगी दोनों बराबर, उसको तो f डैश a बोलेंगे ना, f डैश x नहीं, f डैश a एट x इक्वल्स टू a पे हम बात कर रहे थे, x इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं ना, ऐसा, तो f डैश a हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें अगर मैं RHL लगाता हूं एक बार, RHL कितना होगा जरा बताओ, ये वाले पार्ट में लिमिट ही तो है ही एक तरीके से, h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में x, सॉरी x प्लस h थोड़ा ना, क्या होगा, c प्लस h होगा ना, और इधर c प्लस h माइनस c h, यही आएगा बताओ अगर अपन प्लस की बात करेंगे, c Yes. प्लस पे बात करेंगे तो c प्लस h हो जाएगा, और एक्सटेंडिंग टू 0, यही मेरा f डैश c है, एक्सटेंडिंग टू c है ना, तो अपन c पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ये इसी को शायद तुम कहते थे, शायद क्या कहते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे 11 की तो इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते थे, और ये बेसिकली RHT होता है।
एट एक्स इक्वल टू सी पे बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए एफ डैश सी करके लिखा है। और इसी में अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लूं, इस पूरे पार्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट लेके लिखूंगा तो क्या आएगा, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c, c माइनस h माइनस c माइनस h होगा। ये मेरा बन जाएगा f डैश c, ये भी वही है। समझ आया कि नहीं? ये मेरा LH और ये दोनों बराबर होगा तभी तो वो एग्जिस्ट करेगा। LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f डैश c हो गया। समझ आया कि नहीं? ये प्रूफ हो गया। तो अब इसी को ये सॉरी यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा मुझे, LHD RH D इस टाइप से, क्योंकि डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसको बोलते क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरे वाले को राइट हैंड डेरिवेटिव इस टाइप से। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला बनता है, ये तो मैंने थोड़ा सा प्रूफ बताया तुम्हें। सर थोड़ा नीचे करो। प्रूफ बताया बस, ये तो छोटा सा मैंने ब्रीफली। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं LHD RHD को एक अलग से बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब ये दोनों LHD RHD आया कहाँ से, वो स्लोप कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमें स्लोप ही पता है, बस हम लाइन का ही dy by dx निकाल सकते हैं इसलिए, और किसी का भी नहीं। तो उसी से कर्व का भी निकला, और उसी से फिर अपन ने अलग अलग कर्व का किसी भी एक इंस्टेंट पे, एक पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव करना आता है। हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, टेंजेंट का स्लोप। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे अब LHD RHD में, LHD f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर ये RHD के बराबर हो जाए। मैंने इन जनरल C पॉइंट नहीं, मैं x पॉइंट ले रहा हूं, क्योंकि मैं इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, f डैश x। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या था अपना, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। अपन बात कर रहे हैं एट पॉइंट x इक्वल टू x पे ही मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी पॉइंट में बोलेंगे तो वो निकल जाएगा, x की वैल्यू रख देना, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h पे लगी है, x पे नहीं। अगर ये दोनों बराबर होके मुझे क्या मिल जाए, इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आ रही है दोनों की और बराबर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए इन शॉर्ट। पर इक्वल ऐसा नहीं कि इंफिनिटी इंटू इक्वल टू इंफिनिटी कर दिया, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए वो, तब अपन बोलेंगे f डैश x, या मैं बोलूंगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, और उसकी वैल्यू ये आएगी। किसी को कोई भी डाउट LHD RHD कैसे आया और क्या फॉर्मूला होता है LHD RHD का, बोलो, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। तो इसी से अब तुम्हें कोई भी प्रूव करना है, कोई प्रूव करके देखना है क्या, कोई क्वेश्चन बताओ। fx का अपन क्या बोलते थे, fx अगर मान लो x स्क्वायर है, मान लो x स्क्वायर है, तो एट x इक्वल टू 1 फाइंड f डैश x, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, f डैश 1 भी बोल सकते हैं। निकाल सकते हो तुम, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता x स्क्वायर का 2x होता है तो ये ऊपर वाले के तरीके से सॉल्व बाय ओन। बताना है क्या, तो एक बता दूंगा, कोई सा बताऊं वैल्यू निकाल के, कैसे आया x स्क्वायर का 2x और 2x पे 1 कैसे बना, 2 कैसे आएगा आंसर, ये वैल्यू तो 2 आएगी। क्या राइट हैंड, चलो RHD बता देता हूँ, LHD तुम कर लेना। RHD कैसे लिखोगे, किस पॉइंट पे पूछा है बताओ, 1 पे पूछ रहे हैं हमसे, f डैश 1 ही पूछ रहे, तो अपन f डैश 1 ही निकालते हैं ना डायरेक्ट ही, f डैश x करके x की जगह 1 रखोगे, बेटर अपन f डैश 1 ही निकालते हैं। ये बोर्ड्स में बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। यहाँ पर x मेरा 1 है, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 तो कॉन्स्टेंट रहेगा अपॉन में h, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब f ऑफ 1 प्लस h कितना लिखोगे बताओ, x की जगह क्या रख देना है, सभी ने पढ़ चुका है अब तो, ये सब तो x की जगह 1 प्लस h रख देना है, तो 1 प्लस h आ जाएगा, उसका क्या है, स्क्वायर है, माइनस f ऑफ 1 बताओ कितना है, f ऑफ 1 तो कोई भी निकाल लेगा, अरे f ऑफ 1 बताओ 1, अरे इसमें रखो ना fx के अंदर, तो ये 1 आ गया। क्या इसको सॉल्व कर सकता है कोई, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन में 1, h भी कैंसिल हो गया,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्लस 2 तो आ गया 2। समझ आया? यही नहीं, अभी हम इसकी वैल्यू को नहीं बोल सकते कि आंसर 2 आएगा। अभी तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा? LHD भी निकालना पड़ेगा, और वो भी कितना आएगा? f-1 की वैल्यू वहां से भी 2 ही आएगी। तो LHD इक्वल टू RHD आ गया, फाइनाइट है और वैल्यू 2 आ रही है, तो यही मेरा आंसर होगा। और वो डिफरेंशिएबल भी है उस पॉइंट पे। अगर सिर्फ इतना पूछते कि x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो तुम RHD निकालो, LHD निकालो, इक्वल चेक करो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? टाइम तो हो गया है, तो अब मैं क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊंगा आज। तुम करोगे इस पे क्वेश्चंस ट्राई NCERT RD के? बोलो, ये फॉर्मूले लगा के चेक यस सर। सर लिमिट जैसा ही है ना, बस उसमें फॉर्मूला बस लिमिट ही है, बस फॉर्मूला LHD RHD Yes, याद sir. रखना है, बाकी तो लगाओ, हाँ, लिमिट सबको आता है। और लिमिट Yes. सॉल्व करने के लिए तुम्हें लॉपिटल लगाना है, लॉपिटल लगाओ, एक्सपांशन लगाना है, एक्सपांशन लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ। बस ये याद रखना कि ये कांस्टेंट होता है, ये x जिस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, लिमिट h पे लगी है, तो जब लॉपिटल लगाओगे तो x क्या ट्रीट होगा? x क्या ट्रीट होगा? कांस्टेंट ट्रीट होगा। देखो ना, ये ना बेटा, ये Yes. तो कांस्टेंट आया ना, इसके रिस्पेक्ट में मत कर देना, बस h के रिस्पेक्ट में लॉपिटल लग रहा है, तो h मेरा डेरिवेटिव वाला रहेगा। ठीक है, तो इस पे हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, बिना ये फॉर्मूला लगाए LHD RHD लगाए भी हम कर सकते हैं। ये सब चीजें अपन डिटेल में अब कब पढ़ेंगे? मंडे को पढ़ेंगे ना। हाँ, मंडे को देखेंगे। तुम अपने लेवल पे प्रैक्टिस करो, और अभी AITS आ रहा है, तो तुम्हारे पास वक्त है कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर अपन को रिवाइज कर लेने हैं। एक और चीज है, अब एक गैप मिल रहा है अपन को 2 दिन का, देखा जाए तो, टू बी वेरी फ्रैंक, आज और कल। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ तक मैंने रोका है, तो तुम NCERT ट्राई करो करने की। ठीक है, एंड पुराना फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, ऐसा टाइम कम आता है कि 2 दिन तुम्हें पुराना रिवीजन करने के लिए अलग से दिया जा रहा है लगातार, तो टाइम वेस्ट मत करना, वरना नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी कोई टेस्ट नहीं रखूंगा, मैं तो सिलेबस फिर आगे बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो टाइम मिला है तो पुराने टॉपिक्स को अच्छे से रिकॉल करो। कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी ढंग से रिलेशन फंक्शन या ITF की, तो वो करो, पर अपने आप को तैयार करो, क्योंकि फिर हम मंडे से फिर शुरू कर देंगे। और नेक्स्ट वीक मतलब मुझे लगता है 5 क्लास और लगेगी, 5 से 6 क्लास इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक है, तो फिर साथ में मेरे चलना। ओके सर? तो हाँ बेटा बोलो। सर आज का लेक्चर आप सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी का पार्ट थोड़ा मेरा पीछे क्लास का बाकी था, तो ठीक है, कर दूंगा, बट अभी रात तक मेरी 8 बजे तक बैक टू बैक क्लास है बेटा। ठीक है, यस सर। चल तो हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।